अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार इब्राहिम ने मैं तुम्हें कुछ बोला था लास्ट वीक। हेलो। हेलो। हेलो इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं है? क्लियर है आवाज? ओके। अच्छा, अगर कोई और ग्रुप है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स हैं पीएफ के, तो काइंडली उनको इन्फॉर्म कर दें कि इस आईडी पे, इस मीटिंग आईडी पे जो है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो पावर्ड ऑफ हुआ हुआ है रात से, चार्ज नहीं हो रहा, चार्जर का कोई इशू है। तो अगर कोई और ग्रुप है जहाँ पे तमाम स्टूडेंट जो है वो सिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप या वट जो भी आपके पास कांटेक्ट है, वैसे तो मैंने की टेलएमएस से भी मैसेज सेंड कर दिया है। हाँ, 2 मैसेज आए होंगे। एक पहले वाला जो है वो प्रीवियस मीटिंग आईडी सेंड हो गई थी, फिर मैंने करेक्शन करके अपडेटेड मीटिंग आईडी ये वाली जो है वो सेंड की है। ओके, आज आप लोगों का क्विज भी होना है ना, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के टॉपिक से। ओके, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट 29 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट टाइम हमने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का टॉपिक कंप्लीट किया था। नाउ आज जो है हम ओवरव्यू देखेंगे कि जिस लैंग्वेज पे और जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, इसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगी क्योंकि ये जो है लेक्चर आप मोस्ट प्रोबेबली जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस स्लाइड में, मैं वो कवर करवाऊँगी। देखिए, उसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पोर्शन होगा वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है और हम सी शार्प और डॉट नेट के प्लेटफॉर्म पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं हमें उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, इसलिए ये मैं थोड़ा सा कंप्लीट करवाऊंगी। पता नहीं बेटा, हो सकता है स्टार्ट की कोई क्लास आपने मिस की हो, हमसे लगा जब मैंने अटेंडेंस ली हो तो तब आपने कॉल नहीं की हो अटेंडेंस में भी पॉसिबल। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप लोग क्लास ख़त्म होने के बहुत देर बाद मैसेज करते हैं कि ये इशू हो गया था, ये इशू हो गया था, तो हमें भी विद इन क्लास कंप्लीट होने के कुछ ड्यूरेशन के बाद जो है वो मैसेज फ़ौरन अपडेट करना होता है।
आगे फॉरवर्ड करना होता है, सो दैट जो है वो अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो वो जो बाद में आप मैसेज कर रहे होते हैं, जब तक अटेंडेंस जो है वो फॉरवर्ड हो चुकी होती है आपकी। अपनी स्टूडेंट आईडी बताओ अंजला। 12833। बेटा तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्या है? 12833 है या 12832 है? मेरे पास तुम्हारी स्टूडेंट आईडी 12833 लिखी हुई है। मोहम्मद सुमेर नाम है 12833 पे, और उनकी तमाम क्लासेस में एब्सेंट है। और आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो 12832 मेंशन है मेरे पास, हंजिला शकील, और तमाम क्लासेस में आपकी प्रेजेंट है। लेकिन मैं तो 12833 को एब्सेंट भेज रही हूँ, क्योंकि 12833 मेरे पास सुमेर है। तो आपकी तो कल की मतलब प्रीवियस भी ऐसी इस तरीके से एब्सेंट गई होंगी। कंफर्म करके मुझे बताओ कि तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्या है। मेरे पास 12833 पे मोहम्मद सुमेर है, और उनकी एक भी क्लास में अटेंडेंस नहीं है। तो जाहिर है उनकी तो एब्सेंसेस गई होंगी आपके नाम से। वन टू एट थ्री थ्री चलो मैं अपडेट कर देती हूँ उसके बाद। हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आपका क्विज भी होगा ब्रेक के बाद वाले सेशन में।
अच्छा, हम लोग जो है डॉट नेट एनवायरनमेंट का ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ डॉट नेट एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सी शार्प लैंग्वेज पे कोड करेंगे और सी शार्प इज़ अ पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो जब हम किसी फ्रेमवर्क की बात करें, जब हम किसी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो हमें उसका कुछ बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में इस स्लाइड में मैं भी नहीं जाऊँगी, आप भी मत जाइएगा। जो बेसिक ओवरव्यू कि डॉट नेट के सी शार्प वाला कंपोनेंट काम कैसे कर रहा है, हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। बाकी जो तमाम डिटेल्स होंगी डॉट नेट की, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे। अभी हम बस सिर्फ और सिर्फ इसका जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं कि डॉट नेट एनवायरनमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। सो डॉट नेट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें ये फंक्शनैलिटी दे रहा है कि हम उस डॉट नेट का फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए मल्टीपल लैंग्वेजेस को डॉट नेट बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस क्या हैं वो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। उन मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वी कैन क्रिएट मल्टीपल एप्लीकेशंस। अब वो एप्लीकेशंस डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती हैं और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी हो सकती है। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हमारे पास वो होगी जो विद इन अ सिस्टम एग्जीक्यूट हो, रन हो। जैसे कि हम नाहीद जाते हैं, हम चेज जाते हैं, तो वहाँ पे बारकोड रीडर के थ्रू जो सिस्टम कनेक्ट होता है, जो आइटम्स को रीड कर रहा होता है, वो सिस्टमेटिक वे में पूरा बिल जनरेट कर देता है। आइटम को रीड करता है बारकोड के थ्रू, उसकी आइटम क्वांटिटी और पूरे टोटल बिल में ऐड करता चला जाता है। तो वो एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है जो वहीं पे विद इन एन जो हमारे पास कंपनी आप कहते हैं या जो आउटलेट कहते हैं, जिस आउटलेट पे इंस्टॉल है उसी सर्वर पे चल रही होगी। दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो स्क्रीन होती है, जो वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल जनरेट कर रहा होता है, हम आपसे पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, अपॉइंटमेंट, वो जो एक स्लिप जनरेट कर रहा होता है, वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कौन सी होती है हमारे पास? जिस तरह हमारा कीट एलएमएस है जो ओवर द इंटरनेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप भी अपने घर से एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी अपने घर से एक्सेस कर सकती हूँ, तो वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप जो हमारे मोबाइल पे एग्जीक्यूट करती है, कोई भी पर्टिकुलर गेम, ठीक है, तो वो सारी एप्लीकेशन जो मोबाइल पे चले, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले, वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो डॉट नेट हमें ये फंक्शनैलिटी दे रहा होता है कि डॉट नेट को यूज़ करते हुए ऐसा फ्रेमवर्क है, हम वेब बेस्ड, डेस्कटॉप और मोबाइल बेस्ड तीनों टाइप की एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि एक रन टाइम है। ठीक है, एक मेन कंपोनेंट हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का क्या है? उसका कॉमन रन टाइम। कॉमन रन टाइम क्या है? जब आप कोड लिखने के बाद उस कोड को रन कर रहे होंगे, तो वो जो रनिंग एनवायरनमेंट है, वो रनिंग एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? कॉमन रन टाइम, CLR। जो आपके कोड को चलाने की तमाम जिम्मेदारी जो है वो CLR की होगी, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर डॉट नेट है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आप जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग डॉट नेट मैनेज कोड इन अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसमें जब हम कोड कर रहे होते हैं तो वो कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होता है। सो वो जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड मैनेज कोड। सो वो मैनेज कोड आपके CLR के पास जाता है, CLR उसको एग्जीक्यूट करता है, और VM मीन्स के डॉट नेट का जो CLR है वो वैसे काम कर रहा होता है जैसे हम कोई विंडोज पे काम कर रहे होते हैं, तो विंडोज तो एक इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हैं तो वो एज अ वर्चुअल मशीन आपकी मशीन के साथ काम, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज है, लेकिन जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क पे कोई कोड राइट डाउन करते हो, उसको कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो वो डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम कर रहा होता है, जो कि वर्चुअल मशीन के तौर पे काम कर रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल मशीन जो फिजिकल मशीन है वो तो आपकी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी तरह डॉट नेट जो है आपके कोड को के लिए एज अ VM काम कर रही होती है। provides a very good environment to develop network applications and web services। ठीक है, एक ऐसा environment है जिसके थ्रू आप network applications और web services भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि network based application है जो network पे चल रही है, कोई employee management system है जो पूरी कंपनी में हर employee के डेस्कटॉप पे इंस्टॉल है, तो आप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं और कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग APIs एंड यूनिफाइड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग API भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपना कोड लिखें,
अपने कोड के साथ साथ आपने कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका ऑलरेडी कोड राइट डाउन है, तो आप उसको भी अपने प्रोग्राम में एज अ कंपोनेंट ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट भी नहीं है कि उस कंपोनेंट की लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो आपने कोड की लैंग्वेज की है। ठीक है, आप एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है दो अलग अलग लैंग्वेजेस के बीच में, आप वो एपीआई यूज करते हुए अपना कोड भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन में, और जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन कंपोनेंट को भी एम्बेड कर सकते हैं अपने कोड के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क, बेसिकली फ्रेमवर्क के मतलब होते हैं कोई स्ट्रक्चर, कोई काम करने का तरीका, या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म। फ्रेमवर्क को अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क को हम इस तरीके से कह रहे हैं कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे रहते हुए हमें, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए हम अपना कोड राइट डाउन करेंगे। वही प्लेटफॉर्म हमें सर्विस दे रहा है कि वहीं से हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करें और वहीं उसी प्लेटफॉर्म से रन करें। मीन्स हमें अलग अलग मीडियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हमने नोटपैड पे काम किया, उसको सेव किया, फिर हम गए अपने जो है वो CLR को चलाने के लिए हमें जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड देनी पड़ी। मतलब अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर रहते हुए हम अपना कोड वहीं राइट डाउन करेंगे और वहीं जो है हम उसको वहीं से रन करेंगे, वहीं कंपाइल करेंगे। अच्छा, विजुअल स्टूडियो आप में से कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया अपने पास? ओके गुड, ठीक है। तो अभी अच्छा, आज की क्लास के बाद से फिर हम थ्रू आउट जो है वो विजुअल स्टूडियो पे ही काम करेंगे। चलो ठीक है, गुड। अच्छा, अब जब हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो डॉट नेट के प्लेटफॉर्म के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स। ठीक है, तो वो दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, इस पे थोड़ा सा आपको जो है वो कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है, कि हमारे पास CLR क्या है और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है। ठीक है, CLR क्या है? एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉट नेट प्लेटफॉर्म का। और वो जो CLR है, बेसिकली जब आपका कोड प्रोग्राम आपने कुछ लिखा, उस प्रोग्राम को जब आप रन कर रहे होंगे तो रनिंग मोड की उसकी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? CLR की, हाउ टू एग्जीक्यूट योर कोड। क्योंकि जब हम कोई चीज रन कर रहे होते हैं तो वो रन करते हुए डेफिनेटली आपकी मेमोरी में स्पेस लेगी। कौन सी मेमोरी में स्पेस लेगी? रैम में। ठीक है, तो जब उस डेटा को, जो आपका कोड है, उसको रैम में स्टोर करवाना, जो भी वेरिएबल्स आप यूज करेंगे, जो भी कंटेनर्स आप यूज करेंगे, वो आपकी मेमोरी में जाके स्टोर होंगे। सो मेमोरी में कौन सी स्टोरेज करनी है, कब करनी है, कहाँ रन करना है, कौन सी मेमोरी की स्पेस एलोकेट करनी है आपके उस कोड को, वो सारी CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CLR इज यूज फॉर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज किसे कहते हैं? कचरे को, यूजलेस डाटा। सो जब हम कह रहे हैं कि CLR रैम पे आपके प्रोग्राम को चलाएगा, तो रैम की जो मेमोरी का जो एरिया है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसकी जो लिमिटेशन है कम है रैम की जो होती है। तो जब आप बहुत सारे कोड रन करेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे कंटेंट्स आपकी मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएंगे। अब जब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे, बहुत ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज हो जाएगी, तो मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। तो मेमोरी फुल हो जाएगी तो उसकी बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस स्लो होगी। तो CLR क्या करता है? ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस कॉल कर रहा होता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है? वो डेटा मेमोरी पे जो अब यूजलेस हो चुका है, जो बहुत टाइम से मेमोरी पे स्टोर है लेकिन बहुत टाइम से आपने यूज नहीं किया, बट वो मेमोरी की स्पेस ले रहा है, तो CLR ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा? आपकी मेमोरी से रिमूव कर देगा, सो दैट आपकी मेमोरी फ्री हो सके फॉर नेक्स्ट अपकमिंग डाटा। तो ये गार्बेज कलेक्शन का प्रोसीजर CLR ऑटोमेटिकली चला रहा होता है विदाउट टेलिंग द प्रोग्रामर। हम एज अ प्रोग्रामर हमें पता भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली CLR गार्बेज कलेक्शन का कोड रन करके जो हमारे पास यूजलेस डाटा होगा मेमोरी में, उसको मेमोरी से रिमूव कर चुका होगा।
और हमारे पास क्या है, लैंग्वेज इंटीग्रेशन। CLR में लैंग्वेज इंटीग्रेशन भी है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने कुछ कोड लिखा, आपने वो कोड लिख दिया C# लैंग्वेज में। अब आपने नेक्स्ट एक और उसमें एक और मेथड राइट डाउन करना था, वो मेथड ऑलरेडी बिल्ट इन है। ठीक है, आपको खुद से स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्ट इन है और किसी और लैंग्वेज में लिखा है जो .NET की सपोर्टेड लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज में नहीं है जिसमें आपने लिखा है। तो थ्रू APIs यू कैन इंटीग्रेट बोथ दोज कोड जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में राइट डाउन है, तो आप उन कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फंक्शनलिटी भी आपको .NET दे रहा होता है। मल्टीपल वर्जनिंग सपोर्ट, नो मोर DLL है। अगर आपके पास मल्टीपल वर्जन्स पे भी कोड है तो वो उनको भी चला देगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर एक ने 2015 का वर्जन है, एक का 2017 का है, 2012 का, एक का 2017 का है, तो अगर आप उसके दोनों कोड को भी मर्ज करेंगे तो वो मर्ज हो जाएगा, वर्जनिंग का ऐसे कोई इशू नहीं आएगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और आपका कोड सिक्योर होगा। सिक्योर किस तरीके से होगा कि आपने जो है वो डिफरेंट क्लासेस के थ्रू काम किया होगा, तो कोड का सिक्योरिटी लेवल भी इंक्रीज होगा। दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क विच इज CLR। जो मेन फंक्शनलिटी है CLR की, वो एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड है, और एग्जीक्यूशन ऑफ कोड में गार्बेज कलेक्शन, मेमोरी में स्टोरेज, वो सारी चीजें आएंगी। तो जो मेन फंक्शनलिटी है .NET फ्रेमवर्क की, उस पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास CLR का, वो है हमारे पास रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर योर कोड, आपके कोड को एग्जीक्यूट करना। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है .NET फ्रेमवर्क का, इट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी में हमारे पास सारी बुक्स कैटेगरी वाइज स्टोर होती हैं। हमें क्या करना होता है, जब किसी बुक की रिक्वायरमेंट हो, हम उस कैटेगरी में जाके उस बुक को सिलेक्ट कर लेते हैं, रीड करते हैं, जब जरूरत कम हमारी खत्म हो गई उसको वापस रिटर्न कर दिया। यहाँ पे भी जब हम .NET फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो .NET फ्रेमवर्क की एक अपनी क्लास लाइब्रेरी है। क्लास लाइब्रेरी है मीन्स हर चीज, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ राइट करवाना है, कुछ रीड करवाना है, तो उसके लिए क्लासेस बनी हुई हैं और उस क्लासेस के अंदर पहले से मेथड बने हुए हैं, जिसको हम कह रहे हैं, जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तो हम दो तरह के मेथड्स पढ़ेंगे, एक प्री डिफाइंड मेथड्स और एक यूजर डिफाइंड मेथड्स। यूजर डिफाइंड मेथड्स वो होंगे जो हम एज अ प्रोग्रामर, आप एज अ प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करेंगे अपने कोड में, मतलब आप मेथड्स खुद से बनाएंगे, वो यूजर डिफाइंड मेथड है। एक टाइप मेथड की होती है प्री डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड का मतलब ये है कि आप जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज में कुछ ऑलरेडी पहले से बने हुए मेथड्स मौजूद हैं, आप उनको मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या कह रही है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए मेथड्स बने हुए हैं, आप एज अ प्रोग्रामर्स, वो बेसिकली प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करने के लिए, आप एज अ प्रोग्रामर उन बिल्ट इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग की लैब हो गई होगी तो वहाँ पे आपने एक मेथड पढ़ा होगा, console.writeline। console.writeline यूज किया आपने प्रोग्राम में आज तक किसी ने? ठीक है, console.writeline क्या है? बेसिकली एक प्री डिफाइंड मेथड है। इस मेथड को आपने तो नहीं क्रिएट किया, ना मैंने किया है। ठीक है, ये C# का अपना प्री डिफाइंड मेथड है, जो C# कुछ भी जब आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो उसके लिए आप console.writeline का मेथड यूज करेंगे, where console is the name of class, dot writeline is the name of method। सो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं और उन बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं। इसी तरह शायद आपने मैथ की क्लास पढ़ी हो, आई डोंट नो, मैथ की भी एक क्लास है C# में, मैथ की। उसमें मैथ से रिलेटेड तमाम फंक्शंस पहले से प्री डिफाइन है। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, साइन, कॉस, टेन, उसके अलावा पावर, स्क्वायर रूट, ये सारे मेथड मैथ की क्लास बनी हुई है C# में, और उसके अंदर ये सारे मेथड्स पहले से डिफाइन है। आपने क्या करना है एज ए यूजर, बस सिर्फ आप मैथ डॉट वटेवर, जो मेथड आपने मैथ की क्लास का यूज करना है वो कॉल करेंगे, उसके आगे वैल्यू दे देंगे, वो उसी के अकॉर्डिंगली उस फंक्शन की, उस मेथड की जो भी फंक्शनलिटी होगी वो परफॉर्म कर देगा और आपको रिजल्ट दे देगा। उससे क्या फायदा हुआ कि आपको स्क्वायर रूट की पूरी लॉजिक एज अ प्रोग्रामर खुद से नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, उसका मेथड बना हुआ है, आपने सिर्फ प्री डिफाइंड मेथड को कॉल कर दिया। अगर मैं कह रही हूँ कि आपने जो है वो पावर निकालनी है 2 की पावर 3,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप्स लगा। अगर खुद से ना आप प्री डिफाइंड मेथड यूज नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको 6 to 7 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यूजर डिफाइंड मेथड्स को यूज ना करें, आप प्री डिफाइंड मेथड को यूज करें, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, मैथ डॉट पावर 2, 3, और वो आपको 2 की पावर 3 उसी वक्त एक सिंगल लाइन से आपको रिजल्ट जनरेट कर देगा। तो आपका कोड बच गया। जो आप 6 to 7 लाइन की लॉजिक लगाते, सोचते, दिमाग लगाते, वो चीज ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। सो दैट इज फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या है कि बहुत सारे काम जो आपने एज अ प्रोग्रामर आगे आपके यूज हो सकते हैं, लाइक से लेट से इनपुट लेना है यूजर से, आउटपुट लेना है, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, console.write line। तो वो राइट लाइन का मेथड पहले से प्री डिफाइन है। आप एज अ प्रोग्रामर जस्ट उस क्लास को एक्सेस करके डॉट उसके मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये भी प्रोग्रामर को ईज करने के लिए फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमें .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी, और इन सब कामों को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं। अब ये देखें कि .NET का एनवायरनमेंट काम कैसे कर रहा होता है। सबसे पहले आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लोअर लेवल लेयर होगी। अच्छा, अब जैसे हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला टॉपिक, कि जब कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज 0s and 1, और हम एज अ प्रोग्रामर जब कोई कोड लिखते हैं तो वो हम बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे लिए 0 1 को समझना बहुत मुश्किल है, और हर कंप्यूटर की, हर मशीन की अपनी और 0 1 की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम वो प्रोग्राम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। सो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्रामर के लिए, जो आसान होता है लिखना। अब वो सोर्स कोड चलना किस पे होता है, आपके कंप्यूटर पे। अब वो कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 समझता है। इट मीन्स आपका सोर्स कोड पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगा, सो दैट मशीन उसको अंडरस्टैंड करे और रन कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि चलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना। जब आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, लेट्स से 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखेंगे, और कंप्यूटर उसका रिजल्ट देगा, मैंने 2 नंबर लिखे 10 और 20, कंप्यूटर उसका रिजल्ट दे रहा है 30, तो वो कैसे दे रहा है, वो उसको अपने पास कंप्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। तो जब प्रोसेस करेगा तो उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि पहले वो डेटा जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट कोड में। तो सबसे लोअर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी जिसपे कोड मेरा आके चलेगा। फिर उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट लेयर होगी वो होगी CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोड रन होता है तो CLR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड, कि आपकी मेमोरी में कहाँ रखना है, मेमोरी पे रखेंगे तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचेगा। फिर CLR के बाद CLR मैनेज कोड एग्जीक्यूशन एट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम पे जो है आपके कोड की जो एग्जीक्यूशन है वो कौन मैनेज कर रहा होगा, आपका CLR। क्या क्या फंक्शनलिटी है CLR की, मेमोरी मैनेजमेंट, थ्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, हम थ्रेडिंग पे भी काम कर सकते हैं। थ्रेडिंग क्या होती है कि अगर रन टाइम पे कोई एरर आ जाए तो उसके लिए हम ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज करें। तो ये सारी CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेमोरी तक डाटा कैसे पहुंचेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आई वो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, जो मैंने अभी आपको बताई कि हर काम, बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए मेथड्स बने हुए हैं, वी एज अ प्रोग्रामर जस्ट यूज दिस मेथड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल टाइप्स। रीयूजेबल टाइप्स मींस मेथड बने हुए हैं, आप जब चाहें आप 1000 टाइम अपने प्रोग्राम में console.write-line यूज करें, आप मल्टीपल टाइम्स मैथ के बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, कोई लिमिटेशन नहीं है। किन किन चीज़ों पे काम हो सकता है, कलेक्शन, इनपुट आउटपुट के लिए मेथड बने, स्ट्रिंग से रिलेटेड बने हैं, मैथ से रिलेटेड बने हैं। ठीक है, हर चीज़ से रिलेटेड क्लासेस। जैसे हम लाइब्रेरी की एग्जांपल लेते हैं, लाइब्रेरी में भी कैटेगरीज बनी होती है ना, कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक्स कहाँ हैं, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बुक कहाँ है, तो इंग्लिश लिटरेचर में भी फिर फर्दर कैटेगरीज होंगी। इसी तरह जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, प्रोग्रामिंग है, फिर उसके बाद हमारे पास डेटाबेसेस है, हमारे पास
डेटा माइनिंग है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फिर उन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर फिर डिफरेंट बुक्स हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बनी है कि जो मेथड्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं मैथ की क्लास की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर सारे मैथ से रिलेटेड मेथड्स हैं। अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड्स हैं। अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, सारे इनपुट आउटपुट के मेथड्स हैं। तो क्लासेस बना बना के उसके सारे मेथड्स प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जो कि बेस क्लास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क लाइब्रेरी भी हम उसे कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर है हमारे पास ADO.NET एंड XML। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि हमें .NET प्रोवाइड कर रहा है डेस्कटॉप बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी हम डिज़ाइन, तो जब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं तो उन एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए वी शुड हैव डेटाबेस एज वेल। डेटाबेस जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये वाली लेयर हमारी डेटा स्टोरेज के लिए, कि जहाँ पे हम क्लासेस बनाएंगे और अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी थ्रू दिस लेयर हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेस रिलेशनल डेटाबेसेस, डिस्कनेक्टेड डेटा मॉडल्स, वर्क विद XML। ठीक है, यहाँ पे इस मॉडल पे हम क्या करेंगे, हम डेटाबेसेस से जो कनेक्टिविटी है वो इस लेयर पे होगी। फिर उसके बाद हम ये चूज करेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन डिजाइन करनी है वो किस तरह की एप्लीकेशन है। इधर विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन है या कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब फॉर्म्स हैं, वेब सर्विसेज हैं, या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम चूज करेंगे कि हमने कौन सी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। क्रिएट एप्लीकेशन, फ्रंट एंड, वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस, विंडोज GUI, वेब सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद जो सबसे टॉप लेयर आएगी वो मल्टीपल लैंग्वेज। जैसे मैं हर थोड़ी देर बाद कह रही थी कि .NET मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो दीज आर द मल्टीपल लैंग्वेजेस व्हिच आर सपोर्ट बाय .NET फ्रेमवर्क: C++, C#, VB.NET, Perl, J# एंड सो मेनी एज वेल। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही है, तो ये यहाँ पे लिस्ट डाउन है। अच्छा, अब यूज योर फेवरेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज पे आपको काम करना है, जिसको .NET फ्रेमवर्क। अच्छा, हर लैंग्वेज पे लिखा हुआ कोड रन CLR पे ही होगा। ठीक है, एक ही CLR है, एक कॉमन CLR है तमाम .NET फ्रेमवर्क का। अब चाहे आप C++ की लैंग्वेज पे कोड राइट डाउन करें, वो भी CLR के थ्रू चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचेगा। VB.NET पे लिखें, C# पे लिखें, पर्ल पे लिखें, J# पे लिखें, जिस भी लैंग्वेज पे कोड लिखें तो वो टारगेट कहाँ होगा, उसको रन CLR ही करेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और ऐड की जो पहले नहीं थी। देखिए, यहाँ पे एक लेयर और ऐड हो गई। वो एक लेयर क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अब जब हम कह रहे हैं कि चाहे हम किसी भी लैंग्वेज पे कोड लिखें, किसी भी लैंग्वेज मतलब जो .NET सपोर्ट कर रहा है, वो तमाम कोड चाहे C# का हो, पर्ल का हो, VB का हो, C++ का हो, J# का हो, वो तमाम CLR पे चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे गाइडलाइंस होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो तमाम लैंग्वेजेस फॉलो करें। तो उसके लिए फिर यहाँ पे इन्होंने एक और लेयर बना दी, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। वो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या कह रही है, कुछ सेट ऑफ रूल्स विच शुड डिफाइन फॉर ऑल दीज लैंग्वेजेस। मीन्स कि हमारे पास डेटा टाइप कौन सी होगी, वो थ्रू आउट सब में कॉमन रहेगी। अगर मैं एक इंटीजर की बात कर रही हूँ, एक इंटीजर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर की है, तो उस इंटीजर C++ पे भी होगी, C# पे भी होगी, VB पे भी होगी, पर्ल पे भी होगी, J# पे भी होगी। अगर मैं कह रही हूँ एक डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो वो इन तमाम, मतलब अगर जो चीज़ हमने, बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है, जो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया .NET का, और वो .NET की तमाम लैंग्वेज उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, सो दैट जब वो CLR तक पहुंचे तो हर लैंग्वेज का स्टैंडर्ड सेम हो। काम करने का कोड डिफरेंट जो है वो हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका सेम हो, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेम हो। एक स्टैंडर्ड बना दें, जो लैंग्वेज कह रही है कि हम .NET की लैंग्वेज है, वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया होगा, नाउ यू आर पार्ट ऑफ कीट फैमिली, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो सब पे इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। तो जब हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कि हम उस यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का पार्ट है, तो उन सब के लिए
क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि वो उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी है कि जो भी लैंग्वेज डॉटनेट की लैंग्वेज है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन है उसको फॉलो करें। मीन्स कुछ गाइडलाइंस हैं जो ये तमाम लैंग्वेज फॉलो करें, सो दैट जब वो CLR तक पहुँचे तो CLR का काम आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि हर लैंग्वेज एक कहीं जा रही है कहीं जा रही है, कोई स्टैंडर्ड ना हो। ठीक है, एंड दैट इज विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। दिस ऑल चीज़ें को जब हम मिलाएंगे तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स विद विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। ठीक है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ओपन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, ये वेब सर्विसेज हैं, ये हमारे पास डेटाबेस डाटा ADO.NET एंड XML डाटा कनेक्टिविटी के डाटा को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, CLR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज रनिंग कोड लाइक अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, जब आपका कोड जाएगा CLR तक तो CLR आपके उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में कौन सी स्पेस देनी है, कहाँ जाके डाटा स्टोर करना है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ CLR। नो इंटरप्रेटर। अच्छा, यहाँ पे CLR क्या यूज करेगा? जब हम कह रहे हैं कि CLR कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास भी कंपाइलर होगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग ID पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट इन टाइम का कंपाइलर यूज कर रहा होता है हमारे पास CLR, जो कि क्या कर रहा होगा, हमारे पूरे कोड को कंपाइल करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंगली। Just in time compiler produces native code during the program installation at runtime। जब आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होगा रन टाइम पे तो CLR तब क्या कर रहा होगा, CLR तब जो है वो आपके जस्ट इन कंपाइलर एक कंपोनेंट है CLR का, और CLR इटसेल्फ कंपोनेंट है .NET एनवायरनमेंट का। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर सेम मीटिंग ID पे दोबारा ज्वाइन करते हैं।